स्वागत है आप सबका ही इज इनटू हर के सीजन 2 में। अगर आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप जरूर देख लेना। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिन मैक्स को किस करने ही वाला था, पर इतने में ही उसे मैक्स की कॉल आ गई और उसका सपना खुल गया। मैक्सिन कॉल पिक करके कहता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया, सपने में तो हम किस करने वाले थे। मैक्स बोलती है कि मैं तुम्हें उठाऊं तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, ना उठाऊं तो भी प्रॉब्लम। मैक्सिन फिर से सोने लग जाता है ताकि सपने में उसकी और मैक्स की किस कंप्लीट हो जाए। तो मैक्स उसे कहती है कि तुम क्या बस सपने ही मुझे किस करोगे, रियल लाइफ में नहीं करना चाहते। तो फिर मैक्सिन ये बात सुन के एक्साइटेड होके उठ जाता है। जिन कहता है ऑब्वियसली मैं तो तुम्हें कब से किस करना चाहता हूँ, और वो उसे प्यार से मुंह कहता है। मैक्स कहती है कि मुंह, मैं कोई काऊ लग रही हूँ। मैक्सिन उसे मुंह की फुल फॉर्म बताता है, माय वन एंड ओनली। दोनों के रिलेशनशिप को एक वीक कंप्लीट हो गया था, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं। मैक्सिन मैक्स से डिजिटल किस मांगता है, वो उसे देने ही वाली थी, तभी पीछे से उसके डैड आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, तो वो कहती है कि उसके दांत में कुछ फंस गया है और मिरर में से चेक करने लगती है। दोनों बाल बाल बच गए। मैक्स की स्टेप मदर मैसी ने कहा था कि जब तक मैक्स इस घर से नहीं जाएगी तब तक वो अपनी बेटी के साथ यहाँ नहीं आएंगी। मैक्स कहती है कि आप अब मेरी स्टेप मदर को यहीं पे ले आओ, मैं कहीं और चली जाऊंगी। उसके डैड उसे ये सब करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसे स्कूल के बारे में पूछने लगते हैं। वो उसे मैक्सिन के बारे में पूछते हैं कि वो अब उसे तंग तो नहीं करता। मैक्स मैक्सिन को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि अब वो चेंज हो गया है, बट उसके डैड तो उसकी एक नहीं सुनते। मैक्स तो अपने डैड को उसके और मैक्सिन के रिलेशन के बारे में भी बताना चाहती थी, पर उसके डैड का रिएक्शन देख के उसका मन ही नहीं हुआ। स्कूल में बॉयज सारी गर्ल्स का वेट कर रहे थे और जब वो आई तो उनके चेहरे तो खुशी से खिल गए। आइन, ली, मिचिको और टॉम के रिलेशनशिप को भी एक वीक हो गया। टॉम हॉस्पिटल में एडमिट था और ना वो मिचिको के कॉल्स और मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करता। सब लोग उसे समझाते हैं कि वो ज्यादा बीमार नहीं है और जल्दी ठीक हो जाएगा। किम भी उन लोगों को देख के जेलस हो रही थी। कोली और उसका नया फ्रेंड कार्ली उसे जल्दी से मूव ऑन करने की एडवाइस देते हैं, बट किम तो उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो लगता था कि मैक्सिन अभी भी उसे लाइक करता है और वो अभी भी उससे मूव ऑन करने को रेडी ही नहीं थी। मैक्स मैक्सिन से कहती है कि शायद उसे किम अभी भी लाइक करती है, बट मैक्सिन को तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैक्सिन मैक्स से कह देता है कि वो तो उसके साथ हमेशा रहेगा और उससे शादी भी करेगा। मैक्स थोड़ी शॉक होके बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, अभी तो हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ 1 वीक ही हुआ है। मैक्सिन नहीं चाहता था कि वो मैक्स को छुप के डेट करे, तो वो फिर से उसको उसके डैड के बारे में बताने को कहता है। मैक्सिन मैक्स को समझाती है कि अभी उसको अपने डैड को बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्लासरूम में मैक्स अपने एक स्पीच दे रहा था जिसमें वो कहता है कि हमें अपने बीते टाइम से कुछ सीखना चाहिए। ये टीचर सारे स्टूडेंट्स को टाइम कैप्सूल बनाने का प्रोजेक्ट देते हैं। असल में इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में एक टाइम कैप्सूल बनाते हैं जिसमें वो अपनी मेमोरेबल चीजें रखते हैं जिससे उन्हें अपने स्कूल की यादें आए। फिर टीचर उन बच्चों को टाइम कैप्सूल दिखाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि जो भी वो रखे थोड़ा सोच समझ के ही रखे, क्योंकि 25 ईयर्स बाद ये कैप्सूल ओपन होगा। और इस साल बैच 1997 का टाइम कैप्सूल ओपन होने वाला था और उस बैच की हेल्प करने के लिए करंट वाले बैच को कहा जाता है। सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें उनकी वीडियो शूट करनी थी। सभी को ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब मैक्स को उसकी स्टेप मदर का इंटरव्यू लेना था और मैक्सिन को मैक्स के फादर का। असल में मैक्स के फादर और उसकी स्टेप मदर इसी स्कूल के स्टूडेंट्स रहे थे। मैक्सिन मैक्स के फादर का इंटरव्यू लेने से थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वन वो मैक्स के फादर से उसके रिलेशनशिप के बारे में भी झूठ नहीं बोलना चाहता था, तो फिर वो मैक्स से कहता है कि शायद उसे अपने फादर को रिलेशनशिप के बारे में इंटरव्यू से पहले बता देना चाहिए। बट मैक्स तो हमेशा की तरह यही बोल देती है कि वो टाइम आने पे बता देगी। मैक्स को भी अपनी स्टेप मदर का इंटरव्यू लेना था और उसकी स्टेप मदर तो उसका फेस भी नहीं देखना चाहती थी। और ऊपर से मैक्स के ग्रुप में तो किम भी एक पार्टनर थी। मैक्स को संभल के रहने को कहता है। मिचिको तो अभी भी टॉम को लेके परेशान थी। असल में मिचिको लास्ट ईयर फेल हो गई थी किसी वजह से, इसलिए वो इस ईयर को रिपीट कर रही थी और उसने पिछले साल भी टाइम कैप्सूल में कुछ रखा था। नाइन उससे पूछती है कि उसने क्या रखा था, तो मिचिको बताती है कि उसने अपने क्रश के लिए एक लव लेटर लिखा था। इसे ही कहती है कि तो फिर तो तुम टॉम को पहले से ही लाइक करती हो। मिचिको बताती है कि तब उसकी लाइफ में टॉम नहीं था। वो लोग उससे उसके क्रश के बारे में पूछते हैं, बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती। मैक्सिन अपने ब्रदर डेल से मिलने गया था। वो उसे अपने और मैक्स के बारे में भी रिपोर्ट्स देता है। मैक्सिन की मदर आती है और बताती है कि उसके भाई की कंडीशन पहले से बेटर
बेटर हो रही है। मैगजीन अभी भी उन क्रिमिनल्स के बारे में पता लगाने में बिजी था। ये सब काफी रिस्की काम था, इसलिए उसकी मदर इस सब से दूर रहने की एडवाइस देती है, बट वो अपनी मदर को यकीन दिलवाता है कि वो कुछ भी डेंजरस काम नहीं करेगा और सब कुछ सोच समझ के ही करेगा। लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने उस वीडियो को पता लगा लिया था और इस वीडियो में हमने मैक्स के अंकल को भी देखा था, बट मैगजीन को इस सब के बारे में अभी भी पता नहीं चला है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने उसे कोई और ही वीडियो सेंड करी थी। वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एक इंसान की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि ये भी उन क्रिमिनल्स में से एक ही था। वो उस आदमी का नाम क्रिस्टोफर बताता है और वो मिंडोरो का रहने वाला है। तो इस वीडियो सेंड करने के बाद से वो इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। फिर हम मैगजीन की मदर को एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं। वो पेशेंट का नाम या एड्रेस कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे। पेशेंट के हाथ का टैटू देख के पता चलता है कि ये तो वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो यहाँ पे एक वीक से मौजूद है। मैगजीन को भी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैक्स अपने अंकल से मिलने जाती है, अंकल से सॉरी बोलती है कि उसके फादर और उसकी मदर के बीच में झगड़ा ना हुआ होता तो वो और उसकी ग्रैंडमा आज उसके घर पे बैठ के बात करते और उसे आरजे के घर भी नहीं रुकना पड़ता। अपने अंकल को कुछ पैसे देके जाने लगती है तो अंकल उसे रोक के कहते हैं कि यहाँ आई गई हो तो अपनी ग्रैंडमा से भी मिल लो। मैक्स अपनी ग्रैंडमा से तो मिलना चाहती थी बट उसे आरजे को नहीं देखना था। कि अंकल उसे कह देते हैं कि आरजे घर पर ही नहीं है, बट जब वो डोर ओपन करते हैं तो डोर आरजे ने ही ओपन करा था। आरजे की सिस्टर जेंजल उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ में डिनर के लिए भी इनवाइट कर लेती है। डिनर करते टाइम मैक्स आरजे के फादर को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमा और अंकल को अपने घर रख रहे थे। उसके फादर उससे कह देते हैं कि जब मिंडोरो में हमारा घर बन रहा था तब तुमने भी हमें अपने घर रखा था। तो डेजिल कहती है कि वैसे भी जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो हम रियल फैमिली बन जाएंगे। आरजे अपनी सिस्टर को चुप रहने को कहता है। आरजे अपनी सिस्टर को बताता है कि मैगजीन मैक्स का बॉयफ्रेंड है। डेजिल कहती है कि आपको क्या हो गया है, आपको तो बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और अब आपने एक बुली को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। आरजे उसे चुप रहने को भी कहता है पर डेजिल तो कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड की वजह से कितने लोग स्कूल से ट्रांसफर करके हमारे स्कूल में आते हैं। मैक्स उससे कहती है कि अब वो चेंज हो गया है और एक बेटर पर्सन भी बन चुका है। डेजिल कहती है और रियली मैक्स को अनकंफर्टेबल होता हुआ देख के आरजे के डैड ये टॉपिक चेंज करने को कहते हैं। डेजिल तो अब भी चुप नहीं हो रही थी। उसने पूछा कि आपने आरजे में ऐसा क्या ही देख लिया। बार तो उसके डैड और आरजे दोनों ही उसको चुप कराना चाह रहे थे। में ही आरजे बोल पड़ता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उसने उसकी गलतियों की बजाय उसकी अच्छाइयों को देखा। वो लोगों की अच्छाइयाँ देखना ज्यादा प्रेफर करती है इंसिस्ट ऑफ उनकी गलतियाँ देखनी। इवन उसने मुझे भी माफ कर दिया मेरी गलतियों को भुलाकर। डिनर के बाद मैक्स का स्टैंड लेने के लिए वो आरजे को थैंक्स बोलती है। आरजे कहता है इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने तो सब कुछ सच ही बोला। मैक्स फिर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है बट वो अभी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था क्योंकि अब भी वो उसको लव करता है और उन दोनों की सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है। उससे कहता है कि उसे उसकी बुराइयां देखनी है और उससे ऐसा कुछ करने को कहता है जिससे उससे उसको नफरत हो जाए। मैक्स के पास तो कुछ बोलने को था ही नहीं और वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। नेक्स्ट डे कैफे में भी वो काफी ज्यादा खोई खोई लग रही थी और मैगजीन उसे नोटिस करता है। जब वो उसे पूछता है तो मैक्स उसे आरजे के बारे में बताती है तो मैगजीन गुस्सा होकर बोलता है कि तुम आरजे से मिलने गई थी। तो मैक्स उसे एक्सप्लेन करती है उसके अंकल और उसकी ग्रैंडमा उसके घर पे है। तो फिर मैगजीन कहता है कि तो ठीक है। मैगजीन कहता है कि वैसे मुझे वो आरजे पसंद तो नहीं है पर उसकी बात में तो पॉइंट है। हमने भी मेरी अच्छाइयों को ही देखा और मेरी बुराइयों को इग्नोर करा। उन्हें रोमांटिक होने लगते हैं बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनके केस होने से रह गई क्योंकि एली मैक्स की हाफ सिस्टर वहाँ पे पहुँच गई थी। सब लोग उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं तो वो ऑकवर्ड होके कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो और ये सब लोग भी। मैक्स एली को हक कर लेती है। वो दोनों साथ में डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बिखरी हुई फैमिली को फिर से साथ लेके आएंगे। नेक्स्ट डे मिची को टॉम से मिलने उसके हॉस्पिटल गई थी बट उसे वहाँ जाके पता चला कि कल रात ही उसके पेरेंट्स उसे डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। पुलिस भी उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। अब लोग शॉक्ड होते हैं और मिची को टॉम को कॉल भी करती है बट वो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। मिची को काफी परेशान हो गई थी। उसे जानना था कि टॉम किस हालत में है और वो आगे कभी उसको देख पाएगी भी कि नहीं देख पाएगी। अब लोग उसकी फैमिली के बारे में पता करना चाह रहे थे पर किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। अभी
किम आगे मैगजीन को बताती है कि टॉम की फैमिली पे बैंक फंड्स को इलीगली यूज करने का आरोप लगा है। और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, थोड़ा चुप रहो। निक्स कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रही, ये बात हर वेबसाइट पे फैली हुई है। कोली टॉम और उसकी फैमिली को चोर कहती है तो मिची को टॉम के लिए स्टैंड लेती है। चार्ली भी टॉम के बारे में उल्टा सीधा कहने लग गया था। सब लोगों को गुस्सा आने लग जाता है तो मैगजीन सबको चुप करा के कहता है कि पूरी स्टोरी जानने से पहले हमें किसी पे भी कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। टॉम हमारा फ्रेंड है और हम उसके लिए स्टैंड लेंगे। डैड एली से मिलने उसके घर गए थे। स्टेप मदर डैड से नाराज तो थी बट वो उन्हें बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोकती। डैड मॉम से वापस घर जाने को भी कहते हैं बट वो एक नहीं सुनती और उसी बात पे अड़ी थी कि जब तक मैक्स उस घर में है वो यहाँ से नहीं जाएंगी। वो कहती है कि वो मैक्स को हेट नहीं करती, बस उसकी प्रेजेंस उसे ये याद दिलाती है कि 18 इयर्स पहले तुमने मुझे छोड़ के उस लेडी को लाइक करा था। एली भी पीछे से ये सब कुछ सुन लेती है बट किसी को भी इस सब के बारे में अंदाजा नहीं लगाने देती। मॉम डैड भी एली के सामने नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और फिर वो दोनों डिनर के लिए गए थे। डिनर पे वो एली फिर से अपने डैड से मैक्स के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए उनसे सॉरी बोलती है। उसके डैड से पूछते हैं कि उसने मैक्स के अलावा और किसी को भी बुली करा था क्या। एली बताती है कि पहले हम अल्फा 3 के बुलिंग प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते थे क्योंकि हम सब लोगों को भी कूल बनना था बट अब हमारा स्कूल एकदम चेंज हो गया है और मैगजीन भी चेंज हो गया सिर्फ और सिर्फ मैक्स की वजह से। वो अनजाने में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अपने डैड को बता देती है। मैक्स और मैगजीन को जिस बात का डर था वही हुआ, उसके डैड को किसी और से ही उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ मैगजीन मैक्स को आरती के घर छोड़ने आया था क्योंकि उसे अपने अंकल और ग्रैंडपा से मिलना था। जिन पूछता है कि अगर तुम इंटरव्यू से पहले अपने डैड से बात नहीं कर पाई तो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इतने में ही उसके डैड पीछे से आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है। असल में एली भी अपनी मदर के साथ इसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी। पहले डैड एली को ऊपर जाने को कहते हैं। मैगजीन और मैक्स डैड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बट वो तो उनकी एक नहीं सुनते। मैगजीन को कम्प्लीटली इग्नोर करके मैक्स को सीधा घर चलने को बोल देते हैं। घर पहुँच के मैक्स के डैड उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। मैक्स उन्हें समझाती भी है कि मैगजीन अब चेंज हो गया है। फादर कहते हैं कि उसकी वजह से तो असल में तुम चेंज हो गई हो, इवन तुमने झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया। तुम भूल गई क्या उसकी वजह से तुम हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी। कि फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को भी पनिश किया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ऐसा करा बट आज मैंने क्या सुना, जिस लड़के ने तुम्हें बुली करा था तुम उसी के साथ रिलेशनशिप में हो। और वो उसको सीधा मैगजीन के साथ रिलेशनशिप एंड करने को कह देते हैं। फिर वो मैक्स को फोर्स तो नहीं कहते पर फिर भी उसके बारे में सोचने को कह देते हैं। दूसरी तरफ मैगजीन भी काफी ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि वो मैक्स के फादर को कैसे मनाएगा। मैक्स के अंकल उसे समझाते हैं कि मैक्स के लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे किसी भी हाल में उसके डैड को तो मनाना ही होगा। मैगजीन को लग रहा था कि उसके डैड की नजरों में वो तो हमेशा एक बुली करने वाला लड़का ही रहेगा और वो उसके लिए कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। अंकल उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे उसके डैड को यकीन दिलाना होगा कि मैगजीन उनकी बेटी के साथ एकदम सेफली रहेगा। उसी तरफ आरजे मैक्स से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। जो उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं बट एटलीस्ट वो ट्राई तो कर ही रहा है। बट तभी वहाँ पे किम आ जाती है। मुझे ऑफर देती है कि मैं मैगजीन को लाइक करती हूँ और तुम मैक्स को, तो फिर हम साथ होके उन दोनों को अलग कर देते हैं। पर आरजे उससे कहता है कि वो उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट 97 का इंटरव्यू लेने का भी दिन आ गया था। मैगजीन, लॉर्ड और कोली को मैक्स के फादर का इंटरव्यू लेना था। लॉर्ड मैगजीन को मोटिवेट करता है। अचानक से वहाँ किम पहुँच गई थी। उसे मैगजीन के क्लोज पहुँचना था इसलिए वो कोली को उसकी टीम में और वो खुद मैगजीन की टीम में आ गई थी। उसके सामने एकदम भोली भाली बन गई और उससे चीटिंग के लिए भी माफी मांगती है और उसे अपने साथ की मोमेंट्स भी याद दिला रही थी क्योंकि उसे इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। बट मैगजीन को तो इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किम मैगजीन को हक कर लेती है। मैगजीन कुछ भी कह पाता उससे पहले ही मैक्स के फादर उनको इस कंडीशन में देख लेते हैं। जिन घबरा जाता है और उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है। लॉर्ड और किम भी ऐसे ही कहते हैं तो फिर मैगजीन उन्हें गुस्सा करके चुप करा देता है। इस वजह से मैक्स के फादर पे उसका एक और बुरा इंप्रेशन पड़ गया था। फिर मैक्स के फादर मैगजीन को अंदर बुलाते हैं और वो इंटरव्यू लेना कंटिन्यू करता है। वो थोड़ी हिम्मत करके मैक्स और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। वो बताता है कि वो पहले एक बुली था बट वो एक अब अच्छा इंसान बन गया है। मैक्स के फादर बोलते हैं कि नॉट रियली, तो तुम अभी भी लॉर्ड को अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो और तुम किम से भी इस तरह से पेश आते। मैगजीन को भी रियलाइज होता है कि ये सही बोल रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से चेंज नहीं हो पाया है। इस बार मैक्स के फादर भी मैगजीन से थोड़ा इम्प्रेस तो हो ही गए थे। फिर लिया और ईसाई आर्टिस्ट लोहान का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो अपने फर्स्ट लव के बारे में बताते हैं और उनके पार्टनर एकदम एक दूसरे से डिफरेंट थे। इसी डिफरेंशिएशन की वजह
वजह से ग्रेजुएशन के बाद उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये बात सुन के ली का तो एकदम मुंह ही उतर गया, क्योंकि वो खुद को और नाइन को इस सब में अपने आप को इमेजिन कर रहा था। और उन्हें योहान से ये भी पता चलता है कि अभी उनके स्कूल के प्रिंसिपल योहान के फ्रेंड थे। उन्होंने योहान से अपनी क्रश की वॉल पे पेंटिंग भी बनाई थी और इससे उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती थी, बट वो बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ मिची को नाइन और कार्ली जेबी का इंटरव्यू लेने गए थे और इस प्रोजेक्ट का आइडिया उन्होंने ही दिया था। नाइन उनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछने के बजाय रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने लग जाती है और उनसे पूछती है कि सर आपके क्रश का नाम क्या था। प्रिंसिपल उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि कल तुम रिलेवेंट क्वेश्चन लेके आना। तभी वहाँ पे मैक्स की स्टेप मदर मैसी आती है। प्रिंसिपल और मैसी की बातों से लगता है कि प्रिंसिपल की क्रश और कहीं नहीं उसकी स्टेप मदर मैसी ही है। मैसी इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी, पर प्रिंसिपल के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। प्रिंसिपल एली को वापस से स्कूल में लाने के लिए मैसी की हेल्प भी कर रहे थे, तो फिर वो खुश होकर प्रिंसिपल को हक कर लेती है। तभी मैगजीन और मैक्स उन्हें देख लेते हैं और उन लोगों की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। मैक्स, मिक्स और कोली मैसी का इंटरव्यू लेने गए थे और वहाँ पे एली भी मौजूद थी। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। स्टेप मदर बताती है कि मैक्स के फादर और वो काफी टाइम से डेट कर रहे थे, बट अचानक से उनकी लाइफ में मैक्स की मदर आ गई और उन्होंने उनके साथ एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। इसके लिए ये सब बातें एकदम अननोन थी और उसे किसी ने भी सब के बारे में नहीं बताया था। कोली भी मैक्स की मदर को उल्टा बोल देती है। रात में मैक्स अपने ग्रैंड मदर और अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ग्रैंडमा बताती है कि जब तुम्हारे डैड उसकी मदर से मिले थे तब तक उनका ब्रेकअप हो चुका था, तो फिर किसी को भी कुछ गलत नहीं लगा। दूसरी तरफ मैक्स के अंकल का पास भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उन्हें उनके फोन पे एक मैसेज आता है कि बॉस उन्हें ढूंढ रहे हैं। घर में मैक्स अपनी स्टेप मदर का वही वीडियो देख रही थी और वो काफी ज्यादा अपसेट भी थी। तो उसके डैड वहाँ आते हैं तो वो उनसे सब कुछ पूछती है। उसके डैड बताते हैं कि जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो मैक्स की मदर को लाइक करते हैं, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, बट एकदम से उनके फादर की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अपने सिटी वापस आना पड़ा और 2 हफ्ते बाद उसकी मदर ने ही उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। और जब मैक्स के डैड की तबीयत खराब थी तो मैसी ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया और उसके डैड को भी रियलाइज हो गया कि उन्होंने मैसी के साथ गलत करा था, इसलिए उन्होंने उनके साथ फिर से एंगेजमेंट कर ली। फिर मैक्स के डैड अपने आप को कोसने लगते हैं। मैक्स उन्हें समझाती है कि वो एक अच्छे इंसान है। मैक्स के फादर मैगजीन से भी थोड़ा इम्प्रेस हुए थे, तो फिर वो कहते हैं कि मैं मैगजीन के बारे में सोचने के लिए तैयार हूँ। मैगजीन मैक्स की फैमिली को लंच पे लेके आया था। मैगजीन काफी ज्यादा नर्वस था। मैक्स के अंकल उसे इशारा करते हैं कि तुम्हें सर्व करना चाहिए। मैगजीन टी सर्व करने लगता है और मैक्स के डैड सब कुछ नोटिस कर रहे थे और स्माइल भी देते हैं। भी वहाँ पे आरजे और उसकी सिस्टर आ जाते हैं। असल में अंकल ने उसे ग्रैंड माँ की मेडिसिन लाने को बोला था। तो मैक्स के फादर को पता चलता है कि आरजे मैक्स का चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो साथ में लंच करने को बोलते हैं। जब आरजे साथ में बैठ जाता है तो उसकी ग्रैंड माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और ये देख के मैगजीन थोड़ा जेलस फील करता है। इस वजह से वो भी ग्रैंड माँ को इम्प्रेस करने लग जाता है। आरजे की सिस्टर मैक्स और आरजे के बारे में बताती है। जिस दिन मैक्स की मदर की डेथ एनिवर्सरी होती थी, आरजे हमेशा मैक्स के साथ ही रहता था उसको सपोर्ट करने के लिए। मैक्स के फादर आरजे को थैंक यू बोलते हैं मैक्स का इतना ख्याल रखने के लिए और फिर वो मैगजीन को भी थैंक्स कहते हैं लंच के लिए। मैगजीन को फील होता है कि उसके डैड आरजे से ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। मैक्स के फादर को ये भी पता चलता है कि आरजे मैगजीन का बास्केटबॉल में अपोनेंट है, तो फिर वो लंच के बाद उन दोनों को एक बास्केटबॉल मैच खेलने को भी कह देते हैं। मैच में डैड और आरजे एक साइड थे और मैक्स के अंकल और मैगजीन एक साइड। खेलते खेलते मैगजीन की वजह से मैक्स के फादर गिर जाते हैं। वो लोग उन्हें उठा के एक साइड पे बैठाते हैं। मैगजीन काफी ज्यादा गिल्टी था और उनसे माफी भी मांगता है। मैक्स के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ये जानकर नहीं करा। फिर वो उनसे आगे के गोल्स के बारे में पूछते हैं। मैगजीन और आरजे दोनों को ही एक यूनिवर्सिटी में जाना था, बट आरजे को आगे जाके एक डॉक्टर बनना था और मैगजीन को एक आर्किटेक्ट। तभी अंकल डैड को बताते हैं कि आरजे शुरू से ही एक डॉक्टर बनना चाहता था और मैक्स एक नर्स बनना चाहती थी। कहते हैं कि मुझे ऐसी बहुत सी बातें मैक्स के बारे में नहीं पता। मैक्स को भी यही फीलिंग आती है। इवनिंग के टाइम पे मैगजीन मैक्स से पूल साइड पे मिलता है। उससे कहता है कि तुम्हारा एक्स बहुत ज्यादा अनोइंग है और तुम्हारे डैड के आगे अपने नंबर बढ़ाना चाहता है। मैक्स कहती है कि वो सब छोड़ो, डैड तो तुम्हें टेस्ट कर रहे थे और अच्छी बात ये है कि तुम उस टेस्ट में पास हो गए। मैगजीन तब भी अपसेट लग रहा था, तो फिर मैक्स उसे चीयर अप रहने को कहती है। मैगजीन बताता है कि उसे मैक्स की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैक्स कहती है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैगजीन बोलता है कि बस इतनी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम आरजे की बजाय मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। मैं तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहता हूँ, इवन तुम्हारे हर फ्यूचर प्लान में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैक्स भी उसकी
बातों को समझ रही थी और उससे कह देती है कि तो ठीक है, तुम आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो। मैगजीन अब थोड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आर्किटेक्ट बनने के बाद सबसे पहले उसके लिए हॉस्पिटल ही बनाएगा। मैक्स बोलती है कि अब उसे नर्स नहीं बनना, कुछ और बनना है। तो मैगजीन पूछता है कि क्या बनना है, तो वो कहती है कि शायद एस्ट्रोनॉट। दोनों इस बात पे हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिची को टॉम को मिस कर रही थी, तभी उसके फ्रेंड आते हैं और उसको कंफर्ट करते हैं। बट मिची को तो अपनी फ्रेंड की बातों से और ज्यादा अपसेट होके वहाँ से चली जाती है। रात में सब लोग डेल के साथ थे। लॉर्ड बोलता है कि टॉम के बिना अल्फा 3 तो एकदम इनकम्प्लीट है। मैगजीन कहता है कि लॉर्ड के बिना भी अल्फा 3 बिल्कुल इनकम्प्लीट ही है। इसका मतलब है कि मैगजीन ने मैक्स के फादर की बातों को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लिया है। मैगजीन मैक्स से कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए वो मैसेज करके उसे चर्च पे बुलाता है और वो भी वहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ मैक्स के अंकल का पास भी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग उसे मैसेज कर करके बार बार परेशान कर रहे थे। वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ मैगजीन भी मैक्स के पास धीरे धीरे आ रहा था। दूसरी तरफ वो लोग फिर से मैक्स के अंकल को मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी लोकेशन खुद रिवील नहीं करी तो हमें तुम्हारी नीज से सब के बारे में पूछना पड़ेगा। ये सब पढ़ के तो उसके अंकल काफी ज्यादा वरिड हो गए थे। दूसरी तरफ मैगजीन मैक्स के पीछे किसी को नोटिस करता है और मैक्स भी पीछे मुड़ के देखती है। मैक्स के पीछे एक लोन लेडी थी जो उसको उसका गिरा हुआ नेकलेस रिटर्न करती है। दूसरी तरफ अंकल भी नहीं चाहते थे कि मैक्स को उनकी वजह से कोई भी हार्म हो, तो फिर वो उन लोगों से मिलने के लिए उन्हें कॉल लगा देते हैं। फिर वो अंकल मैक्स को कॉल लगा के पूछते हैं कि वो कहाँ है और वो ठीक तो है ना। मैक्स को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, तो उसके अंकल कहते हैं कि आजकल क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो उसके लिए वरिड थे। मैगजीन मैक्स को वो नेकलेस पहनाता है और उसको उसकी लाइफ में आने के लिए भी थैंक यू कहता है। वो मैक्स से कहता है कि मेरा तुमसे शादी करने का ड्रीम अभी थोड़ा दूर है, पर वो ड्रीम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक बेटर पर्सन बन के दिखाएगा। दूसरी तरफ मिची को टॉम के लिए बहुत ज्यादा वरिड थी। पेस्ट्री सेल करते टाइम वो मैक्स के अंकल को देखती है। मैक्स के अंकल भी उसे मूव ऑन करने की एडवाइस दे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने ग्रुप मेंबर से मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंकल ने अपने बॉस से बहुत सारे पैसे उधार पे लिए थे। वो मेंबर कहता है कि अगर तुम उस कार एक्सीडेंट वाले दिन कोई गड़बड़ नहीं करते तो उधार तो कब का खत्म भी हो जाता। फिर वो उसके अंकल को उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। मिची को भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। और ऐसे ही कि आर्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से आर्टिस्ट जोहान उन्हें अपने एग्जीबिशन में इनवाइट करते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे तो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ईसाई भी ली को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लग गई थी। मैक्स अपनी ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेके आरजे के घर पहुंचती है। अंकल मैक्स से कहते हैं कि तुम दोनों पहले की तरह लड़ने मत लग जाना। फिर आरजे मैक्स से उसके डैड के बारे में पूछता है तो मैक्स कहती है कि अब वो ठीक है, पर तुम्हें गेम थोड़ा फ्रेंडली होके खेलना चाहिए, इतना एग्रेसिव होने की भी क्या बात थी। आरजे रिस्पॉन्स देते हुए कहता है कि मैं एग्रेसिवली खेल रहा था, ऐसा तुम्हें उस मैगजीन ने कहा क्या। मैक्स उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो उसे कुछ कहने ही नहीं देता। उससे कहता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम तो उसी की साइड लोगी। मैक्स भी गुस्से में कह देती है कि क्या हम बिना लड़े बात कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तो फ्रेंड भी नहीं है। आरजे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के भी रहना नहीं चाहता। मैक्स कह देती है कि सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, बट वो अब मैगजीन को चूज करके काफी ज्यादा हैप्पी है। इवन जब उसने उसे फील करवाया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैगजीन ने उसे बेटर फील करने दिया था। फिर वो कह देती है कि ये मत भूलना कि फ्रेंडशिप ना रखने का डिसीजन तुमने लिया है, मैंने नहीं। और वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मैक्स इंटरनेट के एक आर्टिकल से परफेक्ट रिलेशनशिप वाला गेम खेलने लग जाता है। डाइन अपने और ली के रिलेशनशिप को इन आर्टिकल के पॉइंट से मैच करने लग जाती है तो ली उसे समझाता है कि ऐसे हमारे रिलेशनशिप को कोई भी रेटिंग नहीं मिल सकती। कैफे में किम से एक लड़का आके मिसबिहेव करने लगता है। वो उसे हिट करता उससे पहले ही आरजे आके उसे प्रोटेक्ट करता है। किम तो उसे थैंक यू कहने की बजाय उसे ही सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारी जगह मैगजीन होता है तो सिर्फ उसे रोकता ही नहीं, इवन पंच ही करता। आरजे उसके जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तो तुम्हारा एक्स मेरे एक्स के साथ है, वैसे भी वो मैगजीन जैसा वायलेंट भी नहीं हूँ। किम एग्रेसिवली कहती है कि वो वायलेंट होने की वजह से नहीं मारता, वो इसलिए मारता ताकि सबको समझ आ जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड पे किसी का भी हक नहीं है। आरजे कहता है बट तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। कहती है कि तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आ रही। आरजे पूछता है कि कैसी बात। कहती है कि तुम्हें शायद सेकंड लीड सिंड्रोम है, तुम्हें तो अपने लव के लिए फाइट करना ही नहीं आता। अगर तुम्हारी जगह मैगजीन होता तो वो मैक्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी करता। वो उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें भी अपने लव के लिए फाइट करनी चाहिए। आरजे तो किम को ही गुड गर्ल बनने की एडवाइस दे के वहाँ से जाने लगता है तो किम उसे रोक के कहती है कि कहाँ जा रहे हो, अगर किसी और लड़के ने मुझे हैरेस करा तो मैं क्या करूँगी। स्कूल में हम मैगजीन को देखते हैं। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि किसी के पेरेंट्स ने अपने
बच्चे की वजह से तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करी है। प्रिंसिपल को वो समझाने की कोशिश भी करता है कि वो चेंज हो गया है, बट वो उसकी एक नहीं सुनते। उससे कहते हैं कि सब कुछ इन्वेस्टिगेट करा जाएगा और अगर प्रूफ हो गया कि तुम बुली थे तो फिर तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। मैगजीन प्रिंसिपल से उन बच्चों के पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, बट वो उसे नहीं बताते। मैगजीन और उसकी टीम उसको बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें पता लगाना होगा कि ये कंप्लेंट किसने करी है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर वो जाके उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये सब कुछ इतना इजी नहीं था, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ प्लान करा था। मिचिको और नाइन प्रिंसिपल को प्रोजेक्ट के बहाने बाहर लेके जाएंगे। लॉर्ड और ईसाई एक कमरे से प्रिंसिपल के रूम की चाबी लेके आएंगे। बल्कि सेक्रेटरी को एक मफिन खिला के वॉशरूम भेजने का काम लॉर्ड और मैक्स का होता है और ऑफिस में पहुंच के पेरेंट्स का नाम पता लगाने का काम मैक्स का था। तो उन्हें एक और काम करना था, सभी स्टूडेंट से मैगजीन को बचाने के लिए पेटिशन साइन करवानी थी। तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो किम थी। मैक्स कहती है तो हम किम से हेल्प मांग ही लेते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, हम अपने प्लान 1 के साथ ही चलेंगे। फिर वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जब वो लोग प्रिंसिपल को बाहर इंटरव्यू के लिए लेके आए थे तभी वहाँ पे बारिश हो गई और फिर वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस वापस जाने लग गए। मिक्स और लॉर्ड का प्लान भी बैकफायर हो गया था। सेक्रेटरी उनसे भी मफिन खाने को कहती है और उनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये और एसआई का प्लान भी बहुत ज्यादा बेकार हो गया। किसी ने उन्हें चाबी लेते हुए देख लिया। उसी तरफ मैगजीन मैक्स के साथ था। मैक्स को एक मैसेज आता है, वो जाने लगती है और मैगजीन को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैक्स को चाबी मिल जाती है और वो अंदर जाके कंप्लेंट लेटर ढूंढने लगती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर वो मैगजीन को कॉल लगा के पूछती है कि वो लेटर कहाँ है। मैगजीन को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसो के पूछता है कि क्यों, तुम कर क्या रही हो, तो वो कहती है कि अभी सबका टाइम नहीं है। तो फिर वो उसे बता देता है। मैक्स जब वो लेटर देखती है तो एकदम शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ मिचिको और नाइन भी प्रिंसिपल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब ऑफिस से बाहर निकल रही थी तभी वहाँ पे प्रिंसिपल भी पहुँच जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मैक्स तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी। बट वो जैसे तैसे करके उस सिचुएशन को संभाल लेती है। अभी को लग रहा था कि अब तो पेरेंट्स का नाम पता चल जाएगा, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बट मैक्स कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिन्होंने कंप्लेन करी है वो मैक्स की स्टेप मदर मैसी है। उन्हें कंप्लेन वापस लेने के लिए मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। वहाँ पे किम अपनी गैंग के साथ आ जाती है। मैगजीन को एक्सपेल होने से बचाने के लिए मैक्स के मन में और कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। तो फिर वो किम से हेल्प लेने के लिए पहुँच जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं बट वो नहीं सुनती। वो उससे हेल्प मांगती है और किम भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी। बट उसके लिए वो एक कंडीशन रखती है कि उसे मैगजीन के साथ ब्रेकअप करना होगा। मैक्स कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मैगजीन को लाइक करती हो, बट मैं तो गलत थी। तुम तो बस अपने आप को ही लाइक करती हो और ये ख्याल तो अपने मन से ही निकाल दो। उन्हें तो हेल्प करी नहीं। तो फिर उसके फ्रेंड्स ही सभी स्टूडेंट्स को मनाने लगते हैं कि वो सब पेटिशन साइन कर दे, पर कोई भी नहीं मानता क्योंकि मैगजीन ने तो पास में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा ही बुली करा था। मैगजीन भी इस बात को समझ रहा था और वो भी पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार ही था। नेक्स्ट डे के आरजे से मिलने आती है और वो बताती है कि अब तो मैगजीन एक्सपेल हो जाएगा तो तुम्हारा तो अब मैक्स के साथ चांस पड़ गया। आरजे कहता है कि बस मैगजीन एक्सपेल हो रहा है पर उन दोनों का ब्रेकअप नहीं होने वाला। किम कहती है कि तुम बात को समझ नहीं रहे, अगर वो एक्सपेल हो जाएगा तो उन दोनों का मिलना जुलना भी कम होगा और इससे उन लोगों का रिलेशनशिप भी रियून हो जाएगा। उन दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। कहती है कि हम दोनों को तो पता ही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का क्या ही होता है। बताती है कि मैक्स उससे हेल्प लेने भी आई थी बट उसने मना कर दिया। आरजे कहता है कि तुम मैक्स को ऐसे परेशान करना बंद कर दो। वो कहती है कि और तुम्हारा मैगजीन को एक्सपेल होना खुशी देता है, तुम उसे लाइक करती भी हो। कहती है कि हाँ करती हूँ। तो फिर आरजे कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम्हें तो बस खुद से ही प्यार करती हो। आरजे की बात किम पे थोड़ा इफेक्ट डालती है और फिर इसके बाद जाके कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें मैगजीन को मेरे साथ एक रात बिताने के लिए भेजना होगा। अभी लोग किम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं तो किम क्लियर करती है कि मैगजीन को उसके साथ उसके ग्रैंडपा की पार्टी में जाना होगा। असल में किम का ब्रेकअप हुआ है, सब के बारे में किम ने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया था। मैगजीन को बस किम का बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा। मैगजीन तो ये सब कुछ करने के लिए मना कर देता है। अकेले में मैक्स उसे समझाती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हमें ये करना ही होगा। मैगजीन पूछता है कि अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हें आरजे की गर्लफ्रेंड बनना पड़ता तो तुम क्या करती हैं ऐसा। मैगजीन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा करती। मैगजीन ये सुन के थोड़ा जेलस होता है बट मैक्स तो मैगजीन और किम के लिए बिल्कुल भी जेलस नहीं होती। मैगजीन उससे पूछता है कि तुम कभी भी
जेलस क्यों नहीं होता। मैक्स कहती है कि क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, बट तुम्हें तो शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। कहती है कि उसके और आरजे के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, बट तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैक्सिन मैक्स से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तो हमेशा टेंस रहता हूँ, हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। मैक्स कहती है कि ये प्रॉब्लम्स ही तो हमें क्लोज ला रही है और हमारे रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। चिको को हम प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। टॉम के जाने की वजह से उसकी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही थी और उसके ग्रेड्स दिन पर दिन गिरते जा रहे थे। प्रिंसिपल भी उसकी कंडीशन को समझते हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल बताते हैं कि हार्ट ब्रेक सहन करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता और उन्होंने सब कुछ ये एक्सपीरियंस करा है। वो बताते हैं कि उनका फर्स्ट हार्ट ब्रेक भी इसी स्कूल में हुआ था। वो एक मोटिवेटिंग बात बोलते हैं कि अगर हमारी लाइफ एक स्टोरी बुक होती तो फिर हार्ट ब्रेक उसका एक चैप्टर होता, बट उस चैप्टर के आते ही हम अपनी लाइफ को एंड नहीं कर सकते, हमें मूव ऑन तो करना ही होगा। उसी तरफ मैक्स के अंकल भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अंकल की गैंग के मेंबर्स उनसे 70,000 पैसोज मांग रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें ऐसी कंडीशन में आरजे देख लेता है तो उनसे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वो जल्दी से कंडीशन को संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि उनके मिंडोरो अगर फ्लड से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है और उन्हें रिपेयर के लिए जल्द से जल्द थोड़े पैसे चाहिए। आरजे के पास पैसे तो नहीं थे, बट वो अंकल की हेल्प करना चाहता था, तो फिर वो अपने डैड से पैसे लेने की बात करता है। अंकल इसके लिए उसे मना कर देते हैं। अंकल को कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो फिर वो एट द एंड मैक्स से ही 70,000 पैसोज मांगते हैं। मैक्स से भी वो यही कहते हैं कि उनके मिंडोरो के घर को भी फ्लड से रिपेयर करना है। उनकी बातें मैगजिन भी सुन रहा था पीछे वाली टेबल पे बैठ के। उनके पास आके कहता है कि आप मेरे से 70,000 पैसोज ले लो। मैक्स और अंकल दोनों ही इस बात पे मना करते हैं। मैगजिन कहता है कि हम तो फैमिली है ना, और वो बार बार इसके लिए इंसिस्ट कर रहा था, तो मैक्स इस बात के लिए मान जाती है, बट वो एक कंडीशन रखती है कि वो इन पैसों को लोन की तरह लेगी और जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो रिटर्न कर देगी। मैगजिन भी इस बात के लिए मान जाता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी मैक्स और अंकल की हेल्प करके। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट थी और मैक्स वाइस प्रेसिडेंट, और दोनों ही हियरिंग के टाइम पे मैगजिन को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे थे। अभी मिलकर ट्रायल के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्स कहता है कि हमें मैगजिन की ये वाली इमेज पोर्ट्रे करनी चाहिए जिसमें वो एक ब्राइट स्टूडेंट और ब्राइट स्पोर्ट्स पर्सन है। किम उसकी बात काटते हुए कहती है कि हमें मैगजिन को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पोर्ट्रे करना चाहिए जो कि माफी डिजर्व करता है। इससे भी किम की बातों से एग्री करती है, बट ये सब नाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो उसे सुनाने लगती है कि तुम हमारी साइड हो या फिर किम की। इससे ली थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और ली से कहता है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। नाइन भी इस पे कुछ नहीं कहती और नाइन को छोड़ के सब लोग किम की बातों से एग्री करते हैं। अभी लोग 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ली नाइन को बाहर लेके आता है। वीकेंड पे बाहर कहाँ जाना है इस बात के लिए उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नाइन को पॉप कल्चर में इंटरेस्ट था और वो ली से भी यही एक्सपेक्ट करती थी कि वो भी पॉप कल्चर में इंटरेस्ट लेगा। ली ने उसके लिए इंटरेस्ट लिया भी, बट उसको भी इंटरेस्ट आर्ट्स में था, इसलिए वो भी पोएट्री क्लास जाना चाहता था। नाइन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती और उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर उन लोगों में किम और ईसाई को लेके भी आर्ग्यूमेंट होती है। वो कहती है कि तुम किम और ईसाई की साइड क्यों ले रहे थे, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, बट किम और ईसाई भी तो ठीक ही बोल रहे थे। तुम्हें पता है ना कि किम मेरी कजन है, तो तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करा करो। नाइन उसकी बात समझती है और उससे सॉरी भी बोलती है। ब्रेक के बाद किम एक नई ड्रेस पहन के आती है जो अपने ग्रैंडपा की पार्टी में पहनने वाली थी। मैक्स कहती है कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। किम कहती है तो फिर तो अब मुझे ये ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। जो मैक्स बोलेगी किम बस उसका उल्टा ही करेगी। किम के जाने के बाद मैक्स नाइन और मिचिको को बताती है कि उसे एक जॉब चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द मैगजिन के पैसे वापस कर पाए जो उसने अपने अंकल के लिए लिए हैं। नाइन कहती है कि उसका एक कजन है, वो मैक्स की हेल्प कर सकता है। उसी तरफ अंकल अपने बॉस को पैसे देने जा ही रहे थे, बट तभी एक चोर उनके पैसे लेके भागने लगता है। अंकल उसका पीछा भी करते हैं। वो तो वहाँ से भाग गया था। किम के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में मैगजिन जाने के लिए रेडी हो रहा था और बाहर मैक्स और मैगजिन की मदर बैठ के बातें कर रहे थे। मैगजिन को सपोर्ट करने के लिए मैगजिन की मदर उसको थैंक यू कहती है और फिर मैगजिन की एंट्री होती है। मैगजिन की मदर तो बस अपने बेटे की तारीफें ही करे जा रही थी और मैक्स बस उसे देखती ही रह जाती है। मैक्स की मदर उन दोनों को बातें करने को कहती है और खुद अंदर चली गई थी। मैक्स मैगजिन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है। मैगजिन ब्लश करते हुए कहती
कहता है कि मैक्स तुम भी बस स्टार्ट हो गई। वो मैक्स को अपने साथ चलने को कहता है, बट उसे तो अपनी न्यू पार्ट टाइम जॉब पे जाना था, इसलिए वो मना कर देती है और दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मैगजिन पार्टी में पहुंच के किम के ग्रैंडपा को विश करता है और ग्रैंडपा मैगजिन को अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं। मैगजिन को उसके ग्रैंडपा से अपने और किम के ब्रेकअप वाली बात छुपानी पड़ रही थी और साथ के साथ उसे झूठ भी बोलना पड़ रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर किम उसे वहाँ से लेके चली जाती है और मैगजिन उसे थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। किम फिर उसे फिर से अपनी बातों में फंसाने लगती है, तो फिर मैगजिन उससे पूछता है कि पहले तो तुमने हेल्प करने के लिए मना कर दिया, फिर तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हुआ। किम कहती है कि मुझे लगा अगर तुम एक्सपेल हो जाओगे तो फिर मैक्स तुम्हें डेली देख नहीं पाएगी, ये सोच के मैं खुश हो रही थी, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर तुम एक्सपेल हो गए तो मैं भी तो तुम्हें डेली नहीं देख पाऊंगी। तभी फोटोग्राफर उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगता है और दोनों कैमरा के आगे पोज करते हैं। दूसरी तरफ नाइन का कजन अपने शो के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें दो स्ट्रेंजर्स को पेयर अप करा जाएगा और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन दो स्ट्रेंजर्स में से एक हमारी मैक्स थी और वो अपना इंटरव्यू देती है। सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, फिर मैक्स से कुछ क्वेश्चंस करे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि तुम ये शो क्यों कर रही हो, तो मैक्स बताती है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो एग्री करती है। पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट रिलेशनशिप है। मैक्स कहती है कि मैं अभी वाले रिलेशन वाले बॉयफ्रेंड को ही अपना पहला बॉयफ्रेंड मानती हूँ, क्योंकि पहले जो था वो तो मुझे बिना बताए ही छोड़ के चला गया और हम दोनों के बीच में कुछ खास ऐसा था भी नहीं। फिर डायरेक्टर सेकंड स्ट्रेंजर को बुलाते हैं, जो और कोई नहीं आरजे होता है। मैक्स की बात सुन के वो हर्ट हो गया था और साथ में वो एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक भी थे। फिर डायरेक्टर आरजे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो आरजे इस बात पे मना करता है और बताता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है। डायरेक्टर ब्रेकअप का रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि उसी की गलती थी, वो ही बिना बताए गायब हो गया था। डायरेक्टर पूछते हैं कि तुम अभी भी उसे लाइक करते हो, तो फिर वो इस बात पे एग्री करता है। वो कहता है कि बट मुझे उसे लाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसने ऐसा कहा कि हमारे बीच में तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैं उसे भुलाना भी चाहता हूँ। फिर डायरेक्टर मैक्स और आरजे को एक साथ स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। मैक्स डायरेक्टर को बताती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि हमें दो स्ट्रेंजर्स चाहिए थे। उन्हों की ऑकवर्डनेस देख के डायरेक्टर कहते हैं कि अब ये मत कहना कि एक दूसरे के एक्स हो तुम। फिर डायरेक्टर के माइंड में एक न्यू आइडिया आता है, वो पूरे शो का फॉर्मेट ही चेंज कर देते हैं। जो हो जाता है ट्रूथ एंड डेयर एक्स एडिशन। इस गेम में व्हाइट कार्ड में क्वेश्चंस होंगे और येलो कार्ड में डेयर। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहेगा तो उसे डेयर करना होगा। क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो क्या तुम रोई थी। मैक्स बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा रोई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो हम कैसे होते। अजय कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में काफी सोचता हूँ। और तुम। मैक्स न्यू क्वेश्चन पूछने को कह देती है। जब वो क्वेश्चन के लिए कार्ड पिक करता है तो क्वेश्चन पढ़ के उसको रख देता है। नेक्स्ट पूछती है तो वो बताता है कि मुझे नहीं लगता तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगी। उसमें लिखा था कि आरजे के साथ तुम्हारी फर्स्ट किस की फीलिंग बताओ। तो फिर मैक्स डेयर पिक करने को कहती है, बट डेयर भी इतना सिंपल नहीं था, उसे आरजे के साथ कपल डांस करना होगा। मैक्स अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो आरजे कहता है कि इससे अच्छा तो तुम क्वेश्चन का आंसर ही दे दो। बट मैक्स को डांस करना बेटर ऑप्शन लगा तो फिर वो आरजे के साथ डांस करने लगती है। स्टूडियो के बाहर आरजे मैक्स को अपने पैसे दे देता है और उससे कहता है कि इसको अपने अंकल को दे देना, मुझे पता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है, बट वो मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहते थे। मैक्स उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि कुछ टाइम बाद उसे पैसे लौटा देगी। आरजे उसे ये रखने को कहता है और बताता है कि ये कोई लोन नहीं है, वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहता है। अंदर मैक्स ने कहा था कि उसके और आरजे के बीच में ऐसा कुछ खास नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि आरजे इस बात से हर्ट हुआ है, तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है, बट वो उसे चुप करा के वहाँ से जाने लगता है। मैक्स उससे कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तो वो वापस आके उससे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि हमारे बीच में कुछ था ही नहीं पास्ट में। मैक्स कहती है कि अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम ही ने तो मुझे छोड़ा था। आरजे कहता है कि हाँ, मुझे पता है, बट आज भी मैं इस बात के लिए पछता रहा हूँ, पर मैं किसी से ऐसे भी नहीं कहूंगा कि मेरी कोई एक्स ही नहीं थी। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ रियल था, पर तुमने तो ऐसे कह दिया कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा खास नहीं था। वो बोलता है कि एक दिन आएगा मैं किसी और को डेट करूंगा, बट जब मेरी गर्लफ्रेंड पूछेगी कि मैंने उससे पहले किसी और को डेट करा है तो मैं प्राउडली बताऊंगा कि मैंने मैक्स को डेट करा था, पर मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं उसे अपना एक्स ही नहीं मानता। फिर वो उसे थोड़ा सा और सुना के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मैगजीन मैक्स को किम के बारे में
बता रहा था और वो नोटिस करता है कि मैक्स तो कहीं खोई खोई सी है। रीजन पूछने में वो बताती है कि स्टूडियो में आरजे भी था। इससे पहले वो कुछ बताती, उससे पहले ही मैगजीन को उसके फादर की कॉल आ जाती है। मैगजीन को देख के लगता है कि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता है। उसके फादर वैसे तो ज्यादातर अब्रॉड में ही रहते थे, बट अभी वो वापस आ चुके हैं। वो अपने फादर से मिलने जाता है तो उसके फादर उससे उसके एक्सपेंशन के बारे में पूछते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये स्कूल तुम्हारे ग्रैंडपा ने बनाया है, अगर वो जिंदा होते तो तुम्हारी ये हरकतें देख के तो उनकी पक्का डेथ हो जाती। वो कह देते हैं कि उसके ट्रायल का जो भी रिजल्ट आए उसे वही एक्सेप्ट करना होगा। उसके फादर उसके लिए कोई फेवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे ट्रायल स्टार्ट होता है और मैगजीन अपनी गलती मानता है और सबको सॉरी भी कहता है। डैन एक चांस भी मानता है, बट बोर्ड मेंबर्स इस सब के लिए कन्विंस ही नहीं होते। वो मानते थे कि मैगजीन को एक्सपेल करना ही ठीक होगा। मिक्स और किम अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। मैगजीन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट इस सब से भी बोर्ड मेंबर्स का डिसीजन चेंज नहीं होता। वो कहते हैं कि चोको, एमी और एली को भी इसी वजह से एक्सपेल करा गया था, पर इस सब के रीजन भी मैगजीन ही था। कह देते हैं कि अगर हम मैगजीन को एक्सपेल नहीं करेंगे तो फिर इन सब बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होगी। फिर वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं, इससे पहले ही मैक्स उन्हें रोक देती है। प्रिंसिपल उसे अपनी बात कहने का मौका देते हैं। मैक्स कहती है कि अगर मैगजीन को एक्सपेल करने का रीजन बोलेंगे तो फिर मुझे भी एक्सपेल हो जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के फर्स्ट डे तो मैंने भी मैगजीन को पंच मारा था। फिर मैक्स एली को भी डिफेंड करती है, ये कह के कि एली तो बस उसे डराना चाहती थी और ये वायलेंस वाला आइडिया तो उसका था भी नहीं। उसको तो मेरे इंजर्ड होने के बाद पता चला कि मेरे साथ वायलेंस भी हुआ है। उसे इस सब के बारे में बाद में पता चला था, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एली एक्सपेल्शन रिजर्व करती है। देन वो सबको स्कूल की इम्पोर्टेंस समझाती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट गलती करता है तो स्कूल का काम है उसकी गलती सुधारना, ना कि उसे स्कूल से निकाल देना। अगर कोई पर्सन अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है तो वो पनिशमेंट डिजर्व करता है, बट अगर कोई चेंज होने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसे माफी भी मिलनी चाहिए। सब लोग मैक्स की बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और मैगजीन भी एक्सपेल होने से बच जाता है। मैगजीन को फिर 40 आवर्स का स्कूल क्लिनिक का पनिशमेंट मिला और एल का एक्सपेंशन भी कैंसिल हो गया था। एली की मदर फर्स्ट टाइम मैक्स से अच्छे से बात करती है। वो उसे एली के स्टैंड लेने के लिए भी थैंक यू कहती हैं। इवनिंग के टाइम पे सभी फ्रेंड्स मैक्स के रेस्टोरेंट में काम करती थी, उसमें सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, बट मैगजीन के फादर इतने ज्यादा खुश नहीं लगते। वो तो मैगजीन को बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। मैगजीन के फादर को पता चलता है कि उसने उन क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करे हैं। मैगजीन के फादर कहते हैं, अच्छा इसलिए तुम इतने सारे पैसे बैंक से निकाल रहे हो। के फादर को ये भी पता चलता है कि जिस इन्वेस्टिगेटर को मैगजीन ने हायर करा है 2 वीक से उसने उसे कोई भी इन्फो नहीं दी है। उसके फादर पूछते हैं कि तुमने तो कल ही 70,000 पैसे निकाले हैं बैंक से। तो वो बताता है कि वो तो मैक्स के अंकल के लिए था। उसके फादर पे मैक्स और उसके अंकल का गलत इंप्रेशन जाता है। मैक्स और उसके अंकल को उसके फादर गलत छलत बोलने लगते हैं, बट मैगजीन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर से कह देता है कि वो उसे कुछ भी कह सकते हैं, बट वो मैक्स के बारे में कुछ नहीं सुनेगा। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स के अंकल अपने फ्रेंड को पैसे चोरी होने के बारे में बताते हैं। वो उन्हें फिर से कार्डनैपिंग करने की सजेशन देता है। अंकल इस बात के लिए मना कर देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों के बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कहाँ में पहुँचाने का भी है नहीं का हाथ है। अंकल को ये तो पता था कि उनके गैंग ने कार्डनैपिंग के टाइम पे किसी को शूट करा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो असल में मैगजीन का भाई टेल है। एंड बताता है कि जो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा उसके बॉस उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम मैगजीन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट आ रहा था और इतने में ही मैक्स उसे कॉल कर देती है, पर रास्ते में कुछ गुंडे उसे पकड़ के मारने लगते हैं। फॉर्चुनेटली वो मैक्स के साथ कॉल पे था, तो फिर मैक्स अपने फ्रेंड्स को लेके उसे बचाने आ जाती है। हमें पता चलता है कि ये वो स्टूडेंट थे जो कि हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अपोनेंट वाले बच्चे हैं। मैगजीन को लग रहा था कि शायद आरजे ने ये सब करवाया है। मैक्स उसे बताती है कि आरजे ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे स्कूल की वॉल पे किसी ने लिखा था कि मैगजीन ने हमारी लाइफ हेल कर दी है। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि ये वही स्टूडेंट है जो पहले इस स्कूल में पढ़ते थे, बट मैगजीन के बुली करने की वजह से उन्हें अपना स्कूल ट्रांसफर करना पड़ा। मैगजीन को एक्सपेल ना करने वाले डिसीजन से वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस वजह से उन लोगों ने कल मैगजीन को मारा था और आज स्कूल की वॉल पे ये भी लिख दिया। फिर प्रिंसिपल उन सब स्टूडेंट्स को वॉल क्लीनिंग के लिए लेके आते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि मैगजीन तो पहले से ही वॉल की क्लीनिंग कर रहा है। मैगजीन को भी समझ आ गया था कि अगर वो उन लोगों को बुली नहीं कर
करता तो फिर वो भी उसके साथ ऐसा बिहेव ही नहीं करते। अभी लोग मिलके वॉल क्लीनिंग करते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोल के फ्रेंड्स भी बन गए थे। दूसरी तरफ तीनों कपल के रिलेशनशिप को भी 1 मंथ कंप्लीट होने आया था। सब लोग सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसे ली को हेल्प कर रही थी। कार्ली उन दोनों को अकेले देख के कुछ गलत समझ लेता है और दोनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। नाइन को ये सब देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो इसे को मारने गई थी, बट बेचारा लॉर्ड तो बीच में फंस गया। ये नाइन को रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकती नहीं, तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम अब बस करो, मैं तो हमारे 1 मंथ सेरेमनी के लिए सॉन्ग बना रहा था। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरा लिखा हुआ सॉन्ग सुनना है, इसलिए ईसाई मेरी हेल्प कर रही थी। नाइन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वो उन दोनों को सॉरी कह देती है, बट बेचारा लॉर्ड भी लाइक मुझे भी तो कोई सॉरी बोल दो। दूसरी तरफ मिचिको चर्च में बहुत ज्यादा उदास बैठी थी और मैक्स भी उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ ही थी। मिचिको को फील होता है कि वो तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लायक ही नहीं है, इसी वजह से टॉम भी उसे छोड़ के चला गया। मैक्स उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैक्स को मिचिको बताती है कि मैक्सिन के ब्रदर डेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे बिना बताए छोड़ के चली गई। मिचिको कहती है कि अब उसे समझ आ रहा है कि डेल को कैसा फील हो रहा होगा। फिर मैक्स मिचिको को अकेले नहीं छोड़ती। जब वो मैक्सिन से मिलने गई थी तब भी उसे अपने साथ ही ले गई। मैक्सिन स्कूल क्लीनिंग ड्यूटी कंप्लीट करके वहाँ आता है। नाइन, ली, मैक्सिन और मैक्स तो अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी बना सकते थे, बट बेचारी मिचिको तो अकेले रह गई थी। दोनों लोग ही मिचिको को बेटर फील करवाना चाहते थे, तो डिसाइड करते हैं कि पहले सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टी करेंगे, बाद में सब लोग अपनी अपनी डेट पे चले जाएंगे। तभी वहाँ पे जे भी आता है जो कि हमारे ओपोनेंट स्कूल का है और वो मैक्सिन का न्यू फ्रेंड भी बना था। मैक्सिन ने अपने सोशल मीडिया पे उसके बॉन्साई के ऑनलाइन स्टोर के लिए पोस्ट करा था, जिस वजह से उसकी सेल्स काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, इसलिए वो गिफ्ट पे तौर पे उसके लिए एक बॉन्साई ट्री लेके आया था। मैक्सिन उसे भी कल की पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है। दूसरी तरफ मैक्स के अंकल के गैंग के बॉस उसे मैसेज करके धमकी देते हैं कि इस बार वो मैक्स को जान से मार देंगे और ना चाहते हुए उन्हें कार्नेपिंग की बात माननी पड़ती है और वो रेडी होके घर से निकलते हैं। निकलते टाइम आरजे उन्हें देख लेता है और वो जैसे तैसे करके सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जाते जाते वो आरजे को सबका ख्याल रखने को कह रहे थे। आरजे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीकेंड आ गया था और इम्पोर्टेंटली सारे कपल्स की 1 मंथ एनिवर्सरी भी। आरजे बॉन्साई को एज अ गिफ्ट लेके मैक्स के फादर के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने की परमिशन भी मांगता है। मैक्स के फादर को अभी भी मैक्सिन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट तो नहीं हुआ था, बट वो उसकी खुशी के लिए मैक्स को उसके साथ भेज देते हैं। फिर सभी फ्रेंड्स साथ में पार्टी करते हैं और एंजॉय भी कर रहे थे। मिचिको तो अभी भी टॉम को याद करते हुए काफी ज्यादा अपसेट बैठी हुई थी। मैक्स उसे देखती है और कंफर्ट करने आती है। मिचिको उसे झूठ बोल देती है कि वो ठीक है और बाहर चली जाती है, बट वो बाहर भी काफी ज्यादा रो रही थी। तभी उसे एक रेस्टोरेंट से कॉल आती है। टॉम ने उसकी 1 मंथ एनिवर्सरी के लिए एक रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई थी। मन में उम्मीद लेके वो वहाँ से चली जाती है रेस्टोरेंट की तरफ। ली ने नाइन के लिए सॉन्ग प्रिपेयर करा था, बट वो इतना अच्छा नहीं गाता, तो वो ईसाई को अपनी जगह गाने को कह देता है। नाइन को ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो ली से कहती है कि तुम्हारी आवाज कैसी भी है मुझे बहुत पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम से तुम ही मेरे लिए सिंग करना। मैक्स और मैक्सिन भी वहाँ से निकल के अपनी डेट के लिए जाते हैं। वो वहाँ पे ऐसी जगह ले गया था जहाँ पे चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है और बीच में एक हार्ट बना हुआ था। डिनर के बाद मैक्सिन मैक्स को एक रिंग देता है। वो शॉक्ड होके कहती है कि अभी तो हमारी शादी की एज भी नहीं हुई है। मैक्सिन स्माइल करते हुए कहता है कि ये प्रॉमिस रिंग है। फिर वो रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और ना ही कोई सीक्रेट रखेंगे। फिर मैक्स अपना गिफ्ट देती है जो कि लव कूपन्स होते थे और मैक्सिन उन्हें कभी भी रिडीम कर सकता था। मैक्सिन को ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही एक कूपन रिडीम कर लेता है जो होता है फिजिकल टच। तो मैक्सिन उसे अब मैक्स के साथ अपनी फर्स्ट किस रिक्रिएट करने को कहता है जो उन्होंने स्कूल में करी थी। दोनों किस करने जाते हैं और मैक्सिन बीच में पेपर रख देता है। दूसरी तरफ मिचिको रेस्टोरेंट पहुंच गई थी और टॉम के आने का वेट भी करती है, बट उसे बाद में पता चलता है कि ये तो टॉम ने उसके फैमिली के भागने से पहले बुक कराया था। वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और उसे किसी से बात करनी थी, बट उसके सारे फ्रेंड्स तो अपने अपने काम में बिजी थे। तो वो सीधे मैक्सिन के भाई डेल के पास जाती है और उससे अपनी फीलिंग शेयर करके वहीं पे सर रख के रोने लग गई थी। अचानक से डेल का हाथ मिचिको के सर पे फेरता है। फिर मिचिको शॉक्ड हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे समझ आता है कि डेल कोमा से बाहर आ गया है। सभी इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। दूसरी तरफ मैक्सिन और मैक्स अभी भी डेट पे थे और फिर मैक्सिन को कॉल आती है कि डेल कोमा से वापस आ गया है। फिर वो थोड़ी देर शॉक्ड होके मैक्स को बताता है और फिर वो दोनों
सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डेल के कोमा से वापस लौटने की वजह से उसकी फैमिली एकदम कंप्लीट हो गई थी। मॉम मैगजीन को बताती है कि जब डेल को होश आया तब मिचिको यहीं थी, तो फिर मैगजीन खुश होकर मिचिको को हक करके कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से इसे होश आ गया। उसी तरफ मैक्स के अंकल अपने फ्रेंड के साथ कारनेपिंग करने पहुंच गए थे, बट दोबारा से उनकी ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसी तरफ आरजे मैक्स की पिक्चर्स देख रहा था। उसे सेट देख के उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें अपने लव के लिए फाइट करनी चाहिए। आरजे कहता है कि उसका तो अभी एक बॉयफ्रेंड भी है। अभी वहाँ पे मैक्स के अंकल पहुँच जाते हैं। सभी को थोड़ा अजीब लगता है, बट जैसे तैसे करके वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सबको डेल के बारे में पता चलता है और सभी काफी ज्यादा खुश थे। आफ्टरनून के टाइम पे मिचिको डेल से मिलने आई थी। वो उसके लिए होममेड कुकीज भी लाई थी। डेल कोमा से वापस तो आ गया था, बट अभी भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मिचिको उसे अपना फोन देती है और वो टाइप करके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है कि कल तुम रो रही थी, तो मिचिको पूछती है कि तो तुमने कल मेरी सारी बातें सुन ली। तो वो इशारे में इस बात पे हाँ बोलता है। फिर वो उसे कंफर्ट करता है और मिचिको भी बेटर फील कर रही थी। मैक्स अपने अंकल और अपनी ग्रैंड माँ से मिलने गई थी। वो उन्हें भी डेल के होश में आने के बारे में बताती है। डेल का केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था, तो फिर उसकी ग्रैंड माँ और अंकल के अलावा सबको डेल के बारे में पता था। डेल के साथ क्या हुआ था सभी इसके बारे में बातें करने लगते हैं और मैक्स के अंकल को रियलाइज होता है कि उस रात शायद डेल को ही गोली लगी थी। उनको इस बात पे बहुत ज्यादा शॉकिंग फील होता है और सोचते हैं कि इनकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। फिर सब लोग डेल से मिलने आते हैं और डेल ने अभी तक क्या क्या मिस किया है सबका अपडेट लॉर्ड उसे देता है। फिर वो सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेल मिचिको से कैरेट केक के बारे में पूछता है, तो मिचिको कहती है कि कल वो उसे पक्का लेके आएगी। कैरेट केक सुन के सब लोग गैस कर लेते हैं कि शायद डेल ही मिचिको का फर्स्ट क्रश था और सब लोग उसे टीज करने लग गए थे। स्कूल ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए करियर प्लान ऑर्गेनाइज करा था और सब लोग डिसाइड कर पाए कि क्या करियर उन्हें ऑप्ट करना है इन फ्यूचर। मैगजीन मैक्स और किम लॉ बूथ पे जाते हैं, जिसे आरजे के फादर रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मैगजीन उनसे पूछता है कि क्या आपने किसी क्रिमिनल के लिए केस फाइल करा है। इस बात के लिए हाँ बोलते हैं, बट मैगजीन को ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी क्रिमिनल को बचाना सही है। तो फिर आरजे के डैड समझाते हैं कि हर कोई क्रिमिनल नहीं होता, कभी कभी किसी बेगुनाह इंसान को भी फंसाया जाता है और उनका काम उसी को बचाने का है। मैगजीन को बट ये तब भी गलत लग रहा था। ली और उसाई लोहान के आर्ट बूथ पे गए थे। वहाँ पे नाइन भी आ जाती है। उसे आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो वहाँ पे पहुँच गई थी और वो वहाँ पे वैसा प्रिटेंड भी कर रही थी कि उसे आर्ट्स पसंद है। दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की भी आँख खुल जाती है और वो मैगजीन को वीडियो सेंड करने ही वाला था, बट इतने ही देर में उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई। फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक होता है जो मैक्स के अंकल के बॉस के लोगों ने करा था। फिर वो उसे सीसीटीवी फुटेज भी छीनने की कोशिश करते हैं। वो लोग उसे जान से मारते इससे पहले ही वहाँ पे कोई पहुँच गया था और वो इस सब के बारे में पुलिस को कुछ बताता उससे पहले ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसी तरह स्कूल में मैक्स और मैगजीन अपने स्कूल के ही क्लास टीचर की बूथ पे जाते हैं। वो उन्हें जापान में बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे और दोनों का ही रिकमेंडेशन लेटर देने की बात करते हैं। मैक्स तो पहले से ही जापान जाना चाहती थी, उसे अपनी मदर की ग्रेव भी देखनी थी और उसे लॉ या फिर नर्सिंग में से कुछ एक करना था। मैगजीन को इंजीनियरिंग करनी थी, बट इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तो कोई ब्रांच ही नहीं थी। इस वजह से उन दोनों को अलग रहना पड़ता, बट मैगजीन इस सबके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो वहाँ पे लॉर्ड आके उन्हें एंटरटेनमेंट और मीडिया बूथ पे ले जाता है, जहाँ एक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो का टाइटल था कि क्या दो एक्सेस एक दूसरे को फिर से लाइक करेंगे।